तो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ जून 2025 के प्रिपरेशन के लिए दोस्तों। पीवाईक्यू सीरीज जो चली है उसमें दोस्तों 2005 के क्वेश्चन हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पिछली क्लास देखी होगी। अगर ना देखी हो तो देख लीजिए, और आज क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है जिससे आपको अगर ट्रिक या कुछ ऐसे ट्रिक होती हैं जिसमें आपको अगर पता होगा तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापक। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये दोस्तों नेट जेआरएफ जो पेपर सेकंड होता है एजुकेशन, वो है दोस्तों उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। मीन्स पेपर सेकंड जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है उनके लिए दोस्तों एक क्लास है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश डैश का ध्यान रख रहा है। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे हम हैं या कोई दूसरा हो, या आप हैं आपके दोस्त हैं, दोनों विचार विपरीत हैं तो उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसका ध्यान रख रहा है, वो किस चीज़ का ध्यान रख रहा है? तो दोस्तों यहाँ शारीरिक विकास से तो कोई मतलब है नहीं, सामाजिक विकास से कोई मतलब नहीं, संज्ञानात्मक विकास तो पूरी तरह से मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों भावात्मक विकास हो जाएगा। किसका ध्यान रख रहा है दोस्तों? इमोशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में है पहला ऑप्शन दोस्तों आंतरिक प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन बाह्य प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है गणितीय प्रेरणा और चौथा ऑप्शन है उच्च प्रेरणा। तो यहाँ पर सीधे दोस्तों समझ में आ रहा है कि भाई उसके अंदर है आंतरिक प्रेरणा। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ समझने की विशेष बात है नहीं। भाई वो खुद चाह रहा कि मैं क्या वो दोस्तों क्वेश्चन में कि और उसी प्राप्त के लिए मैं कठिन, उसी मतलब खुद के स्वयं के लिए बात कर रहा, तो वो आंतरिक प्रेरित है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि उच्च व संपन्न शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जाए तथा स्कूलों में उसका उपयोग किया जाए तो यह डैश डैश को मदद करेगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक बार। यदि उच्च व संपन्न शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जाए तथा स्कूलों में उसका उपयोग किया जाए, मतलब क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? उच्च व संपन्न सामग्री जो शिक्षा संबंधित है उसका विकास किया जाए और उसका स्कूलों में उपयोग किया जाए तो ये किस में मदद करेगा? पहला ऑप्शन दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े बच्चे, तीसरा ऑप्शन है अधिगम बाध्य बच्चे, चौथा ऑप्शन है मंद बुद्धि बच्चे। तो यहाँ पर दोस्तों ये किस में मदद करेगा? अब यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें कैसे आपको तुरंत ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे पिछड़े बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, अब यहाँ पर कहीं मस्तिष्क की बात नहीं कही गई, बुद्धि की बात नहीं की गई, या कहीं अधिगम में सीख नहीं पा रहा बालक, तो यहाँ पर पिछड़े है मंद बुद्धि, तो दोनों ऑप्शन कट गए। भाई क्वेश्चन में कहीं बालक के अंदर कमजोरी की बात नहीं की जा रही या उसके मस्तिष्क में कमी की बात नहीं की जा रही कि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, तो दोनों। अब ये भी दोस्तों वही सेंस निकल रहा, अधिगम बाध्य बच्चे, बाध्य का मतलब बंधे हुए, अधिगम का मतलब सीखे, मतलब सीखने में एक स्पेसिफिक पैटर्न ही पकड़ पाते हैं, मतलब फिक्स तरीका है, तो ये भी नहीं हुआ। ये किसके लिए हो दोस्तों? प्रतिभाशाली बच्चे। अब 3 ऑप्शन तो लगभग सेम अर्थ दे रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? पहला। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब शिक्षा क्षेत्र में उसको मनोविज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि वह, पहला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों की विधियों का विकास कर सके, दूसरा ऑप्शन है उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, तीसरा ऑप्शन है उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन की सही विधियां अपना सके। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान की बात की जा रही है। अब जैसे पहला ऑप्शन है
शिक्षा के उद्देश्यों विधियों का विकास कर सके। फिर दूसरा, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। तीसरा ऑप्शन, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। उचित विषय वस्तु का चयन तो मतलब विषय वस्तु क्या, मैथ खराब है, अब मैथ इंग्लिश में चयन करना है तो आपने मैथ का चयन कर लिया, तो इसमें कोई विशेष मतलब गुणात्मक गुण नहीं दर्शाया जा रहा है कि भाई साइंस आपने चूज कर लिया, हिंदी को आप बहुत नेगेटिव मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। उचित विषय वस्तु का चयन करने से कोई मतलब नहीं। मूल्यांकन की सही विधियां अपना सकें, ये भी दोस्तों कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ शैक्षिक मनोविज्ञान की बात की जा रही, तो मूल्यांकन की सही विधियां यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे मतलब छात्रों संबंधित है कि उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। मीन्स उचित शिक्षण विधि का मतलब कि बालक की आवश्यकता के अनुसार क्या समझ पा रहे हैं, कौन सी विधि अपनाई जाए, तो उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। पहला ऑप्शन है पूर्व बचपन में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बचपन की बजाय, मतलब पूर्व बचपन में ज़्यादा होती है उत्तर बचपन की बजाय। फिर दूसरा ऑप्शन है उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय। चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। अब प्रौढ़ा मतलब दोस्तों किशोरावस्था के वयस्कावस्था के बाद भी अवस्था, मतलब लास्ट अवस्था की बात की जा रही, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है चौथा ऑप्शन हमारा। फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन किशोरावस्था में, ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती किशोरावस्था में नहीं दोस्तों। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है उत्तर बचपन, ये भी नहीं दोस्तों, उत्तर बचपन है, ये होता है दोस्तों पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन की बजाय। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। फिर दोस्तों मतलब इसकी जो आयु मानी गई है लगभग जन्म से 5 वर्ष दोस्तों, जन्म से 5 वर्ष। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ड्रा अ माइंड टेस्ट एक क्या है, कौन सा परीक्षण है। पहला ऑप्शन दोस्तों ड्राइंग परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक निपुणता परीक्षण, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक परीक्षण। दोस्तों जो संवेग है विलियम मैकडोगल ने 14 प्रकार के संवेग दिए थे। दोस्तों ड्रा अ माइंड टेस्ट जो है एक बुद्धि परीक्षण है, और वो भी किसका, गुड का। इनका क्या है दोस्तों, एक बुद्धि परीक्षण है ड्रा का। ड्रा अ माइंड टेस्ट एक बुद्धि परीक्षण है, गुड नहीं दिया दोस्तों इसको। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है। मतलब व्यक्तित्व की इंग्लिश जो होती है दोस्तों पर्सनालिटी होती है, तो पर्सनालिटी के विकास में विरासत का मतलब दोस्तों जैसे हमारे इसमें विरासत का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जैसे मम्मी पापा जो हमें प्रदान करें। फिर परिवेश जो आसपास का वातावरण है की भूमिका के संबंध में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन दोस्तों अच्छी विरासत कॉमा बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। मतलब अगर अच्छी विरासत मिल गई हमें, मान लीजिए हम अमीर घर में पैदा हो गए, तो ये बुरे वातावरण की क्षतिपूर्ति कर सकती है, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। चौथा ऑप्शन है अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। यहाँ पर आप सभी एक चीज़ नोटिस किए होंगे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन में यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है सेम मतलब एक पैटर्न पे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, और वही सही होगा, जो है दोस्तों विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा कम नहीं है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप लोग अच्छी तरह से, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है दोस्तों। ये नहीं कि भाई आपने को विरासत में बहुत मिल गया लेकिन आपके वातावरण गंदा है, तो फिर भी कोई विशेष महत्व नहीं है उसका। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है। पहला ऑप्शन दोस्तों स्मॉल जी तथा स्मॉल एस, दूसरा ऑप्शन है तरल तथा रवादार बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक समूहों का स्मरण, स्मरण का मतलब दोस्तों याद करना होता है, और चौथा ऑप्शन शब्द प्रवाह। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया कि निम्न में से किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है। तो दोस्तों ये तो आपको अगर पता होगा तभी कर पाएंगे। ये किससे दोस्तों, ये है प्रतीकात्मक समूहों का स्मरण।
कि गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है प्रतीकात्मक समूहों के स्मरण, मतलब जो प्रतीकों का समूह है उसको याद करने से संबंधित है। ये दोस्तों इसका अर्थ हुआ। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों जो किशोरावस्था की उम्र मानी गई है दोस्तों मुख्यतः 12 से 18 वर्ष है। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, क्या विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा। तो पहला ऑप्शन तेज शारीरिक विकास, चौथा दूसरा ऑप्शन है, माफ कीजिएगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट तथा स्थायी आत्मधारणा, तीसरा ऑप्शन है विपरीत लिंग में अधिक रुचि, चौथा ऑप्शन है अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है, मीन्स जो ऑप्शन नहीं है उसको पूछा जा रहा है आपसे कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तेज शारीरिक विकास, ठीक है भाई, तेज शारीरिक विकास होता है। विपरीत लिंग में अधिक रुचि होती है, ये भी बात सही है। अधिक संवेदनशील प्रकृति, मतलब कोई बात हुई तुरंत स्टूडेंट्स हाइपर हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी उनमें गुस्सा क्रोध बहुत ज़्यादा होता है इस अवस्था में, किशोर अवस्था में खासकर, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है और ऐसा रियल में भी होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट तथा स्थायी आत्मधारणा नहीं होती। इस अवस्था को दोस्तों तूफान की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होता है, जो छात्र बालक होता है, वो अपनी खुद की पहचान बनाने में होता है, तो वहाँ पर स्पष्ट नहीं होता। फिर दोस्तों 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि सृजनशील तथा बुद्धि के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सृजनशील तथा बुद्धि के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक बुद्धि का होना आवश्यक है। सृजनशील का मतलब दोस्तों नवीन ज्ञान से परिपूर्ण और नवीन विचार होने चाहिए, और उसकी जो दोस्तों सोच होनी चाहिए, नए कार्यों को प्रत होनी चाहिए, अच्छे कार्यों को प्रत होनी चाहिए, तो ये सृजनशील होता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील अवश्य होगा। अब यहाँ अवश्य तो नहीं भैया, अवश्य जहाँ हो गया गलत, अवश्य जहाँ हो गया गलत दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 100% श्योर नहीं होता दोस्तों कि उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील ही होगा, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है निम्न कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है बुद्धि तथा सृजनशील में कोई संबंध नहीं, गलत, ऐसा नहीं है दोस्तों संबंध। तो यहाँ पर लेकिन जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा कि सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक बुद्धि का होना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे और पहले में पहला ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, जो ग्रुप्स हों दोस्तों, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।